to create a space जहाँ पे Muslim women have a space to speak for themselves and we can express ourselves and sort of form a community of sorts. And उसके अंदर वो book club का जो section function करता है is somewhere where we can all find a space to read socio-politically relevant दीनी हिसाब से relevant books जो हैं, और हम लोग सब एक एक तरीके से एक जगह में आकर एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें एक दूसरे के साथ, एंड वी ऑल्सो सॉर्ट ऑफ गेट टू नो ईच अदर थ्रू इट. सो व्हाई अ मुस्लिम वुमेन बुक क्लब? वी हैव क्वाइट अ फ्यू रीजंस उसके लिए. हमारा इल्म बढ़ाने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने वॉइसेस को एक्सप्रेस करने के लिए एक स्पेस विच इज नॉट ओनली लाइक सेफ बट ऑल्सो वेलकमिंग, कि हम लोग एक नॉन जजमेंटल स्पेस में हम लोग सबको मिलकर अपना अपना ओपिनियंस रख सके, इवन इफ वी डिसएग्री विद ईच अदर. एंड वी कैन थ्रू दीज डायलॉग्स जो हम लोग स्टडी सर्कल के अंदर बातचीत करें, उसके थ्रू वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड क्रिएट इम्पैक्ट विद इन द कम्युनिटी एज वेल. एंड सॉर्ट ऑफ उस सीरियस हिसाब से भी doing something meaningful and fruitful, but also in a less impersonal way. We can also have a space to vent and बस थोड़ा एक दूसरे को जानना, getting to know each other, sort of things like that. And more importantly, uh, we are hoping that we do hope that the study circle and the book club within it can be a space to decolonize our mindset. हम लोगों का जो थॉट प्रोसेस है उसको क्रिटिकली क्वेश्चन करना, हम लोगों के प्रैक्टिसेस को, जिस टाइप का मीडिया हम कंज्यूम करते हैं, लाइफ का हर एस्पेक्ट को थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करके क्वेश्चन करना, एंड टू डीकॉलोनाइज इट इन द लॉन्ग रन. सो जो लोग आज ज्वाइन किए, आई थिंक हम लोग सबको ये पता है, बट जस्ट टू गिव अ रन डाउन ऑफ इट, कि हम लोगों का बुक क्लब इस तरीके से फंक्शन करता है कि महीने में 4 संडेज, हर संडे MWSC का एक मीटिंग होता है, वन ऑफ विच इज द बुक क्लब मीटिंग, जो कि मंथ के आखिर में होता है. तो आखिरी संडे जो होता है महीने का, उसमें वी हैव द बुक क्लब मीटिंग. And for this month, जैसा कि सानिया आपी and others also I think we had all expressed कि काफी लंबा बुक है ये. काफी आई थिंक हम लोग सबको ही टाइम लगेगा इसको पढ़ के खत्म करने में, या जितना भी सेक्शन हम लोग पढ़े, टू एंगेज विद इट प्रॉपरली. तो हम लोग इस महीने पूरे बुक को नहीं डिस्कस करें, इवन दो इट्स द मंथ का आखिरी संडे. हम लोग हाफ वे तक डिस्कस करेंगे, एंड देन नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह विल कंटिन्यू रीडिंग यही वाला बुक, सो दैट हड़बड़ी में मिस नहीं हो जाए कुछ हम लोग से, हम लोग ठीक से पूरे बुक को इत्मीनान से पढ़ पाए. तो इसके इमीडिएटली बाद हम लोग सॉर्ट ऑफ इन होपफुली डेमोक्रेटिक वे डिसाइड करते हैं कि अगला बुक कौन सा पढ़ा जाएगा. वोटिंग होता है, हर कोई अपना वोट के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, बट ऑल्सो सजेशंस की कौन सा बुक अगला पढ़ना चाहिए. तो उस हिसाब से हम लोग सब साथ में मिलकर डिसाइड कर सकते हैं बुक क्लब का ट्रेजेक्टरी इन सम वे. एंड द सॉर्ट ऑफ इंटेंशन है कि सबको एटलीस्ट थोड़ा सेक्शन ऑफ द बुक पढ़े. पूरा बुक हम लोग सबको ही समझ सकते हैं कि काफी मुश्किल होता है पूरा बुक कोई सा भी पढ़ना, स्पेशली एक टाइमलाइन के अंदर कि 1 महीने में खत्म करना है या 2 महीने में खत्म करना है. तो उसका जितना पार्ट भी हम लोग पढ़ सके, भले ही वो 1 चैप्टर हो, चाहे वो 3 चैप्टर हो, जस्ट इतना कि हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कशन में एंगेज कर पाए. एंड अगेन MWSC का लार्जर इंटेंशन इन जो भी कॉन्वर्सेशंस वी आर हैविंग इज दैट हम लोग इंक्लूसिव रहें एंड मल्टीलिंगुअल कॉन्वर्सेशंस हो. तो नॉट जस्ट इंग्लिश, बट कोई भी ऐसा जबान जिसमें हम लोग सब एक दूसरे को समझ पाएं और एक्सप्रेस कर पाएं. और बुक क्लब में कॉन्ट्रडिक्टिंग ओपिनियंस आर वेलकम. हम लोग एक दूसरे से डिसएग्री करें या अग्री करें, दोनों ही अच्छा है, क्योंकि उसके थ्रू डायलॉग क्रिएट होगा, बातचीत शुरू होगा प्रोडक्टिव वे में इंशाल्लाह. तो द बुक फॉर द मंथ, क्विकली इंट्रोड्यूसिंग इट, वी ऑलरेडी अच्छा ये बुक का कवर थोड़ा हेजी है, बट नो इश्यूज. इस महीने वे रीडिंग द मेकिंग सावरकर एंड द मेकिंग ऑफ हिंदुत्व, जानकी वाकले का बुक. एंड इस मीटिंग के लिए हम लोग हाफ वे तक डिस्कस करेंगे. तो आई थिंक इन एन अर्लियर मीटिंग वी हैड ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्कस्ड कि कुछ कुछ सवाल अगर हम लोग अपने
साथ लेकर चलें, तो बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग द बुक या व्हाइल वी आर रीडिंग द बुक, तो हम लोग उसके साथ ज़्यादा अच्छे से क्रिटिकली एंगेज कर पाएँगे। तो आई हैव जस्ट पुट देम डाउन ताकि हम लोग बार-बार इसको देख के वी कैन रिमेंबर, बिकॉज़ एटलीस्ट आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ यू, बट हम मेरे साथ ये होता है कि हम फ्लो में बुक पूरा पढ़ लेते हैं, बट उसके साथ क्रिटिकली एंगेज करना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम अपने आप को ये सब का याद दिलाते रहें, तो इट इज़ ईज़ियर टू डू। And I think we can stop idhar before we start to actually discuss the book, and we can take a quick moment to all इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स अनम्यूट करके, या फिर अगर आप शेयर करना चाहते हैं कि आपने बुक का कितना पार्ट पढ़ा है, या आप अपने सेक्शन से कुछ डिस्कस करना चाहेंगी, जस्ट जनरल ओपिनियंस ऑन द बुक, ऑन इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो वो जो भी चाहें प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके यू कैन स्टार्ट। या अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे से हैं। मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ पाई मैं, सो आई थिंक आई हैव जस्ट फिनिश्ड द इंट्रोडक्शन। और जो लोग ने बुक स्टार्ट नहीं किया है, आई कैन मे बी इन लाइक आफ्टर सम टाइम, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन जो था वो करीबन 25 पेज का है या 30 पेज का है, बस वो पढ़ा है मैंने। तो वो मैं थोड़ा समराइज कर सकती हूँ अगर इट इज़ रिक्वायर्ड। या आई थिंक ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ। इंशाल्लाह इट्स गुड कि 2 महीने का वक्त मिला इस किताब के लिए, बड़ी किताब है। एंड आई होप टू फिनिश इट इंशाल्लाह। या दैट्स ऑल फ्रॉम माय। ऐसा कर लेते हैं कि वी जस्ट चूज समवन एंड दे कैन गो नेक्स्ट। अब सिवाय उन लोगों के जो बोले हैं कि मतलब दे विल नॉट बी एबल टू स्पीक। ओके, आई कैन सी दिस Alice. I don't know what's the name. Shadma, would you like to go? या जनरली कोई भी जो थोड़ा बहुत भी अगर किताब पढ़ा है, शुरू किया है, वी कैन जस्ट टॉक अबाउट इट कि हम कितना तक पढ़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। काबिल सानिया। वालेकुम अस्सलाम। आप नहीं, आपकी आवाज़ तो अच्छी नहीं आ रही है। अगर आप ईयरफोन लगाइए तो उसको आप हटाकर बात करिए। जी जी जी, एक मिनट। आई थिंक अब आ रही है। मैंने ईयरफोन हटा तो लिया है। काफी एक काफी मिनट। साफ आ रही है। ओके ओके, हाँ जी। मैंने ना ये बुक की जो एक चैप्टर ली थी, 6 चैप्टर, मैंने वो शुरू किया था, और इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ते हुए फिर मैंने शुरू किया, बट इट इज नॉट येट कंप्लीट। मुझे ऐसे लगा कि इट वाज वेरी मच नीडेड फॉर अस टू गो थ्रू दिस पर्सन्स, हाउ हिज कम अप, एंड कैसे उनको हीरोइक उसमें मॉडल में कैसे लिया जा रहा है। एंड यू नो अभी शॉकिंगली मैंने बस रिसेंटली, हम अभी कहीं जा रहे थे तो मैंने उस इंसान का एक मॉडल यहाँ पर स्टैचू देखा, हमारे यहाँ बॉम्बे में। तो मुझे बहुत हैरत हुई कि दिस इज वेयर वी हैव रीच्ड नाउ, लाइक नाउ सडनली आई वाज लाइक शॉक्ड टू सी from Gandhi to Savarkar, we can see the India changing actually. So जो चैप्टर मैंने लिया था वो तो आज शायद डिस्कस नहीं होगा, बट आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम व्हाट दोज हु हैव रेड इट, इंशाल्लाह। बट इवन इफ वो चैप्टर काफी बुक के आखिर में आता है, यू कैन स्टिल शेयर योर टेक अवेज फ्रॉम इट अगर आप चाहें तो। एंड इफ नॉट, देन अगर कोई और सामने आकर अपने, इफ यू जस्ट वांट टू शेयर कि आपने कौन सा चैप्टर चूज किया था, वेदर और नॉट आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। Hello, Slan.
everyone. Walaikum Assalamu alaikum. assalam. Yeah, sorry, did I interrupt someone who was No, speaking? after. Yeah. सो मेरा नाम शादमा है और मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा और मैंने सेकंड चैप्टर का थोड़ा सिर्फ इनिशियल पेजेस और हाँ थोड़े से इनिशियल पेजेस ही पढ़े। मुझे अच्छा लगा फर्स्ट चैप्टर पढ़ के। मुझे ये लगा कि मुझे पूरे किताब का एक जिस्ट मिल गया, मेन आर्ग्यूमेंट्स का जिस्ट मिल गया। और जैसे मैं पीएचडी कर रही हूँ तो हमने पीएचडी वालों ने काफ़ी मतलब आप हमें ये बताया जाता है कि अगर आपके पास सारा इतना टाइम नहीं है कि आप सारी किताबें पूरी पढ़ें, तो आप कम से कम उसका इंट्रोडक्शन चैप्टर और कंक्लूजन वाला चैप्टर पढ़ लें ताकि आपको मेन आर्ग्यूमेंट्स का जिस्ट मिल जाए। और फिर मुझे ये जब मैं आगे पढ़ रही थी तो लगा भी कि काफ़ी चीज़ें रिपीट हो रही थी व्हिच आई अंडरस्टैंड क्योंकि एक ऑथर को अपना आर्ग्यूमेंट अपने क्लेम्स जस्टिफाई करने के लिए अपने एक एम्पिरिकल एविडेंस देना होता है जो कि ये रिसर्चर अपने आर्काइवल वर्क के थ्रू मतलब उन्होंने कैसे क्या पता लगाया और एक स्टोरी नैरेटिव उसके थ्रू वो ये प्रूफ कर रही थी। तो ये ज़रूरी भी है अपना क्लेम को जस्टिफाई करना। और वो मुझे देख के अच्छा लग रहा था कि वो कैसे-कैसे शी इज़ ब्रिंगिंग whatever research she has done, she was bringing it together and to support her claims. तो हाँ, तो अभी तक मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और मुझे ये अच्छा लगा कि किताब बिल्कुल ऐसे सेंसेशनल नहीं लगी मुझे जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। It was very fact-based and very well-supported arguments. Yeah, that's it. And I look forward to reading this book and discussing this book with everyone. Should I Yeah. nominate someone or? Yeah, sure, please go ahead. I think that is a I'm great yeah, I don't know किसने मना किया था. अर्शिया? आशिया आई थिंक वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगी सो अच्छा. लबीना? Yeah, Arshia she just spoke, no? Arshia spoke. Okay. Labina. या कोई भी आई मीन कोई भी अगर आपने एक तो पेज भी पढ़ा है जस्ट यू कैन जस्ट स्टेट दैट वुड बी ग्रेट। इट्स जस्ट कि हम लोग का थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी आई बना थिंक रहता है कि एक महीना गुजर गया है। और हाँ आई थिंक वाइल अगर कोई अपने आप को अनम्यूट करना चाहता है इन द मीन टाइम इफ यू वांट टू like take a moment before you can unmute yourself उतने देर में I would also like to share something continuing from what you said कि you are right in the sense कि I agree with you वो इतने sensationalize करके नहीं उन्होंने अपने वर्क में लिखा है एंड आई थिंक उनका लाइक methodologically भी वो अपने आई थिंक इंट्रोडक्शन सेक्शन में ही ऑथर ने शीज एक्सप्लेन्ड वेरी नाइसली कि उनका आर्काइवल मटेरियल को एक्सेस करने का तरीका क्या था वगैरह वगैरह एंड आई थिंक काफी थरो वे में शी इज डन इट एंड नॉट जस्ट दैट बट ऑल्सो उनका एक्सप्लेनेशन की अब शुरू में जब हम पढ़ रहे थे आई थिंक आई हैड स्किप्ड द इंट्रोडक्शन तो व्हेन आई वेंट स्ट्रेट टू द मटेरियल इट वाज अ लिटिल jarring to me कि इतने सारे parts in the book are direct translations and quotes from Savarkar's works and I must say शुरू में हमको थोड़ा slightly like I didn't like it so much कि वो इतना बड़ा बड़ा passages are direct translations but then when I went back and read her explanation for it कि वो मराठी works उनके जो हैं जो मराठी audiences को accessible हैं और उनके English translations जो बाकी दुनिया को accessible हैं उनमें there is a slight disparity in the way Savarkar is understood and also in the way that people receive उनका लिखा हुआ works. तो then I understood it and I really appreciated कि वो भले ही उसके वजह से काफी somewhat repetitive writing है but वो reasoning हमको काफी sound लगा तो I was
very impressed by that, and I think like methodologically हमको वो उनका तरीका बहुत पसंद आया. यस एब्सोल्युटली। और वो जैसे अपना अ, वो करती हैं, अपना पोजीशन भी उन्होंने पहले ही जस्टिफाई किया है, और मुझे अच्छा लगा ये देख के कि उन्होंने ना तो एक हेट के उससे कुछ लिखा है और ना ही एक सपोर्ट के उससे लिखा है। आई एम प्रिटी श्योर ऐसे शी इज नॉट सपोर्टिव ऑफ हिज आइडियाज एंड ऑल ऑफ दैट, बट उन्होंने एक वो बायस नहीं लाया है किताब में कि अगर उनके सपोर्टर्स भी पढ़ें तो वो भी अच्छे से समझ पाए उनकी पोजीशन। तो ये चीज भी मुझे अच्छी लगी। एग्जैक्टली एंड आई थिंक कि वो इतने ऑब्जेक्टिवली अपना पोजीशन रख रही हैं और लाइक नॉट लीनिंग टुवर्ड्स अपीजिंग कोई भी एक सर्टेन ऑडियंस, तो उसके बावजूद देन व्हेन शी डज पुट फॉरवर्ड कि हाँ उनका एंटी मुस्लिम एंगल ये था वगैरह, आई थिंक एट सम पॉइंट इन द मुस्लिम क्वेश्चन वाला चैप्टर शी सेज वी माइट बी गेटिंग स्लाइटली अहेड बट जस्ट टू मेंशन कि शी सेज कि उनका सावरकर का anti-Muslim angle was very systemic and not like something that was थोड़ा बहुत कभी कभी उभर के आ जाए उनके राइटिंग में, वो अंडरकरंट हमेशा था. एंड हम उस चीज को इसलिए अप्रिशिएट कर पाए क्योंकि थ्रू आउट द बुक उन्होंने इतने सारे डायरेक्ट ट्रांसलेशन एंड पैसेजेस दिए हैं जिसमें यू डोंट नीड टू take the author's word for it. You can read the actual writing that Savarkar has written and come to the conclusion खुद से कि हाँ वो anti-Muslim perspective बहुत ही like present था in all of his writings. Okay, that's true. हम सिर्फ क्विकली इसका समरी दे देते हैं इंट्रोडक्शन का, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि खाला और मामा जुड़ी हैं और वो लोग सोच रहे होंगे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस बार के बुक क्लब में हम लोग एक किताब पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सावरकर एंड द मेकिंग ऑफ हिंदुत्व। और जो ऑथर है उनका नाम है जानकी बाखले। और ठीक है, हम बस थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्योंकि जो किताब नहीं भी पढ़ा है उनको शायद हो इंटरेस्ट आए पढ़ने में। तो किताब शुरू होती है इंट्रोडक्शन में कि एक इंसान है जो उसको वापस इंडियन लॉ स्टूडेंट है जो लंदन में लॉ पढ़ने गया था, और उसको वापस इंडिया भेजा जा रहा है टेररिस्ट होने के चार्ज पे। और जब शिप रुकती है डॉक में फ्रांस के, तो वो स्टूडेंट भाग जाता है। और फिर काफी एक कोर्ट केस चलता है कि वो बोलता है स्टूडेंट फ्रांस में उतर के, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड में भी हमेशा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, तो वो बोलता है कि हमको अजाइलम दे दो। लेकिन फिर एक कोर्ट होता है, वो डिसाइड करता है कि नहीं, इस इंसान को वापस लंदन के अथॉरिटीज को दिया जाएगा। और तो फिर काफी मतलब न्यूज में ये इंसान आ जाता है। तो बोलते हैं कि इस इंसान का जो नाम है वो है विनायक दामोदर सावरकर। एक उस टाइम पे ही वाज उस एक्चुअली सावरकर का इंट्रोडक्शन इससे पहले भी मैंने किताब पढ़ी थी जिसमें था कि जब हम लोग सावरकर के बारे में सोचते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि एंटी मुस्लिम एंटी मुस्लिम एंटी मुस्लिम। लेकिन हाँ वो है एंटी मुस्लिम, लेकिन उसकी जो शुरुआत हुई है वो एक्चुअली वो नेशनलिस्ट था, उससे ही हुई है शुरुआत। और 1920s के टाइम में ऑथर ये बताता है, तो ऑथर शुरू करता है कि सावरकर का जो जन्म था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था, एक लोअर मिडिल क्लास मराठी ब्राह्मण फैमिली में। और उसने बहुत ट्रेजेडी देखी बचपन से। माँ कोलेरा से मर गई, बाप प्लेग से मर गया, बेटा भी मर गया, ये वो। और जब थोड़ा वो उसके जो टीनेज इयर्स था उसमें बहुत ज्यादा एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट था, और उस दौर में ज्यादातर लोगों का था रेवोल्यूशनरी वही लोग थे जो अंग्रेज राज के खिलाफ या तो सीक्रेट सोसाइटी रखते थे या तो कोई आर्म स्ट्रगल कर रहे थे। तो 1920 सावरकर वाज नो डिफरेंट, वो भी इन्हीं सब में इन्वॉल्व था। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद लंदन लॉ पढ़ने गया,
और फिर वहां पे आयरिश लोग भी रिबेल कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो वही एक एक करिश्मा आयरिश नेशनलिस्ट का, रशियन बॉम्ब मेकर्स का, इटालियन थिंकर्स का, जो भी अंग्रेजों के तरफ कर रहे थे। तो शी स्टार्ट्स विद सेइंग, द ऑथर स्टार्ट्स विद सेइंग कि सावरकर इस किस्म का था उस जमाने में। और उसका अरेस्ट हुआ था कोई शूटिंग के लिए, कि इसने कोई पिस्टल सप्लाई किया था, पॉलिटिकल असैसिनेशन इंडिया में। तो इसलिए उसको वापस इंडिया भेजा जा रहा था, एंड टेररिस्ट उसको बोला जा रहा था, बट टेररिस्ट फॉर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए। उसको 2 बार जेल जा चुका था, हाउस अरेस्ट हुआ था। हाउस अरेस्ट में भी उसने चैन से नहीं बैठा, एकदम हिस्ट्री की किताबें, पोएम्स, प्ले, स्पीचेस, एडिटोरियल्स, ये सब लिखते रहा। और फाइनली एक अलग सावरकर, 1920 का सावरकर बहुत अलग था 1930 और 40s का सावरकर। क्योंकि जब वो अरेस्ट हो गया एक बार, और इस कंडीशन में हुआ कि चलो हम और एंटी नेशनल, हम अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलेंगे, तब उसका पूरा एक एक दिमाग में उसके आया, या पहले से ही होगा, कि उसका पूरा था हिंदू पॉलिटिकल पार्टी बननी है, हिंदू यूनिटी के लिए काम करना है, और मुसलमान जो हैं। और इसी टाइम में 1944 में एक बहुत एक न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट ने उससे पूछा कि तुम लोग कैसे ट्रीट करोगे, क्योंकि द मुस्लिम क्वेश्चन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पार्टीशन के बाद मुसलमानों से कैसे ट्रीट होगा, कैसे होगा। तो सावरकर कहता है कि हम लोग वैसे ही करेंगे, क्योंकि वो अमेरिकन था। तो बोला कि जैसे तुम लोग क्या नीग्रोस को ट्रीट किया जाता है, एंड दैट काइंड ऑफ पुट्स कीप्स सावरकर जो है मुसलमानों के बारे में क्या सोचता था, और उनकी सोशल एंड पॉलिटिकल पोजीशन उसके हिसाब से क्या थे। और एंड देन आफ्टरवर्ड्स ही स्टार्टेड वर्किंग विद इट, बट I mean, we often we forget he started as a nationalist, or he was engaged in all these revolutionary secret societies and groups. और जब उसके जेल हो गया सेडिशन के चार्ज पे, तब उसने अपना लिखा एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, जिसको सबसे मेजर किताब मानी जाती है, और काफी इंगेज किया। और एक चीज वो बोलती है ऑथर, बार बार मुझे क्यों लग रहा है कि आदमी ने लिखा है, अल्लाह जाने, बट ये बोलती है कि सावरकर देखता था इंडिया को एक प्राइमरीली हिंदू कंट्री, और वो बहुत अलग भी नहीं था, क्योंकि उस जमाने में बहुत सारे लोग नेशंस और रिलीजन को थोड़ा मिला ही कर देखते थे। और वो कहती है कि अब मेरी किताब अलग इसलिए है क्योंकि जो इंग्लिश में लोग सावरकर को लिखते हैं तो सिर्फ इंग्लिश का वर्क पढ़ के लिखते हैं, और मराठी में जो लोग सावरकर का वर्क, क्योंकि मराठी में भी उसने बहुत ज्यादा लिखा है, तो वो लोग सिर्फ मराठी का प्ले और उसके क्रॉनिकल्स और उसके पोइट्री पढ़ के लिखते हैं, और संस्कृत के। लेकिन ये दो जो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्रीज हैं सावरकर की, ये कभी बात नहीं करते, मराठी वाली और इंग्लिश वाली। और इस बुक में वो कह रही कि मैंने ये दोनों टेक्स्ट को बात करवाया है, और इन दैट वे शी इज क्लेमिंग कि ये कंप्लीट, इन अ सेंस कि पहला तो नहीं है इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी सावरकर का, बट वन ऑफ द मोर होलिस्टिक वंस, क्योंकि सावरकर एक पोएट भी रहा है जो काफी लैंग्वेजेस में भी लिखा है, और ऑल दीज डिफरेंट वर्क्स नीड टू टॉक, एक कंप्लीट स्टोरी भी उस हिसाब से बन सकती है। जब आप एक इंसान है जो 2 लैंग्वेज में लिख रहा है, तो आपको दोनों को उसको थोड़ा पढ़ के समझना होगा, तभी आप उस इंसान को समझ पाओगे। फिर एक और बात, हाँ, तो वो जस्ट टू रीड कि however, writing a book that brings both English and Marathi sources into conversation with one another to tell a story through Savarkar about the foundational political ideas that have become central with modern Indian political life. अगर 1947 में कोई बोला होता कि सावरकर important है, तो कोई नहीं मानता, लोग मजाक करते हैं। लेकिन ideas don't die, और ideas will catch fire as long as कुछ लोग काम कर रहे हैं उसमें, it will catch fire someday or the other. तो चाहे वो सेक्युलर आइडिया ऑफ इंडिया हो, जो गांधी या नेहरू का पोजिशनिंग थी और जो इंडिया था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, या चाहे वो आज का सावरकर्स आइडिया ऑफ इंडिया हो, हिज आइडिया डिड कैच फायर, और इसलिए आज हम लोग उसकी पढ़ रहे हैं। बट एट एनी पॉइंट ऑफ हिस्ट्री आई डोंट थिंक दीज आइडियाज ऑफ अंबेडकर, सावरकर, गांधी और नेहरू कैन नॉट बी इग्नोर्ड। So in that way, it's a good book that we are reading. हर लोग
ये सारे जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट को बना रहे थे, दे वर ट्राइंग टू रिक्लेम और रीनरेट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो सब लोग का अपना अपना एक नैरेटिव रहा है। एंड कहती है कि मराठी हिस्टोरियंस जो थे वो तो बिल्कुल ही इंगेज नहीं किए। और फिर ये भी बोलती है कि अम, मतलब जब गांधी नेहरू इज रूलिंग तो उसकी हिस्ट्री भी एक अलग तरह की हिस्ट्री है ना, कि उसकी एक हिस्टोरिकल इंक्वायरी और एग्जामिनेशन भी अलग तरीके का है। तो एक्सेसिव फोकस था एक बहुत लॉन्ग पीरियड इन हिस्ट्री में हम लोगों के स्कॉलरशिप ऑन गांधी पे। और राइट विंग के जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट थे जैसे सावरकर, उन पे ज्यादा तवज्जो दिया नहीं गया था। और दिया गया था तो सिर्फ एक लेंस से दिया गया था कि ही इज द फाउंडर ऑफ इंडियन फैशिज्म, या प्रोड्यूसर ऑफ लाइक द आइडिया बिहाइंड द मास्टर हिंदू रेस। और वो कह रहे कि ये गलत नहीं है, ये सही भी है, लेकिन उसके अलग अलग रूप भी हैं और उन रूप को भी जानना जरूरी है। कि हमेशा वो अपने इंडियन लिटरेचर में अक्सर वो एक्सट्रीमिस्ट बोला गया है, बट ही वॉज ऑल्सो अ पोएट। एंड उसके अलग अलग जो इंडियन इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें थोड़ा सा ज्यादा सावरकर के लाइफ से इंगेजमेंट की जरूरत है। कि ये जो पार्टिजन व्यूज क्या होते हैं, कि हम जैसे अगर हम मानते हैं कांग्रेस व्यू को, गांधी व्यू को, तो हम पार्टिजन पोजीशन नहीं लें। जब हम कोई किताब लिख रहे हैं तो हमको एक ऐसे हम वी हैव टू बी ट्रू, एक स्कॉलरली मेथड लगाना है। अगर मेरे कोई मतलब कोई कोई मतलब एक स्कॉलर पे बर्डन होता है ना, बर्डन ऑफ, कि आप बी ट्रू टू व्हाट योर टू योर इंक्वायरी। तो वो यही बोलना चाह रही है कि देयर इज मोर टू सावरकर जो अभी तक लिखा गया है। तो नॉट जस्ट लाइक मराठी एंड इंग्लिश टेक्स्ट बट ऑल्सो इन स्कॉलरशिप, और इसलिए आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। और फिर उन्होंने लिखा है कि उस टाइम पे सावरकर अपने वक्त में प्रोग्रेसिव माना जाता था। तो देयर मेनी शेड्स ऑफ सावरकर। अब कोई आज के जमाने में सावरकर को प्रोग्रेसिव नहीं बोलेगा, लेकिन ही वॉज कंसिडर्ड प्रोग्रेसिव बिकॉज ऑफ हिज सर्टेन रिलेशन विद लाइक कास्ट का भी उसका एक एंगल था कि हाँ ब्राह्मणों को कास्ट वाले को थोड़ा सा ढील देना चाहिए एक हिंदू यूनिटी के लिए। देन अलग अलग चैप्टर्स डील विद इट। तो कास्ट के क्वेश्चन से डील करता है, रिलीजन के क्वेश्चन से, सावरकर के रिलेशनशिप को ये किताब डील करती है। और एक और बात उन्होंने बोली कि सावरकर जो भी बोल रहा था उसका एक आइडिया भी बिल्कुल न्यू नहीं था, उस जमाने में लोग ये बात कर रहे थे। तो फिर ये सवाल उठता है कि सावरकर ने अपने आप को मेजर डिबेट्स ऑफ द टाइम में ऐसा कैसे कर दिया कि वो ही सबसे मेजर स्पोक्स पर्सन है। क्योंकि ये पजलिंग है उसके लिए। कहता है कि ये पजलिंग क्वेश्चन है, क्योंकि 1920 में गांधी है, लेनिन है, अतातुर्क है टर्की में, माओ है, एंड ये लोग सब अपने मेजर नेशनल मूवमेंट्स को लीड कर रहे हैं। और बहुत ही ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत ही एक स्ट्रेंज और अनसेटलिंग टाइम है, जहां पे भी वो लोग गवर्न कर रहे हैं वहां पे लोग उनके खिलाफ उठ खड़े हो रहे हैं। तो ये सब हलचल में, ये सब इतने सारे मतलब स्पोक्स पर्सन है इंडिया में, गांधी है, नेहरू है, जिन्ना है, ये सब में सावरकर क्यों उभर कर आया? बहुत सारे लोगों के बहुत सारे आइडियाज होते हैं, अच्छे आइडियाज होते हैं, बुरे आइडियाज होते हैं, बट आज ऐसा क्या हुआ कि हम लोग सावरकर पढ़ रहे हैं और बीजेपी वाले सावरकर के आइडियाज। तो व्हाट ब्रॉट हिम टू द फोरफ्रंट, हालांकि उसने कोई नई चीज नहीं बोली। हिंदुत्व ऐसा वर्ड भी वो बताता है कि पहले कुछ राइटर्स ने लिख लिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक ऐसे लिखा था हिंदुत्व का जिसका एक अलग मतलब था, हिंदूनेस, और कैसे 20 साल बाद सावरकर एक टर्म जो ऑलरेडी एक टर्म था ऑलरेडी इन द लिटरेचर, उसको लेता है, उसमें स्टेरॉइड डाल देता है, यानी पंप सेट ऑफ स्टेरॉइड, और एक लार्जर मूवमेंट बना लेता है। एंड दैट इज, क्या बोलेंगे, एक अचीवमेंट ही बोलेंगे एक इंसान का। हम लोग के लिए तो ऑफ कोर्स वी विल जज हिम, बट द फैक्ट कि हम लोग एक जज कर रहे हैं एक इंसान को, तो मतलब नाम नहीं सही तो बदनाम ही सही वाली बात हो गई। और उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स थे जो बहुत मतलब उनका रोमांटिक आइडिया था, सन्स ऑफ द सॉइल काइंड वाले का, कि किनको रूल करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए। एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ही वाज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम। बट सारे मूवमेंट्स जो थे वो वापस बैक टू द सॉइल, इंटेंस लोकलिज्म वगैरह को कर रहे थे। तो ये सब इंट्रोडक्शन ही चैप्टर में वो ये सब पिक्चर भी पेंट कर देती है, और बताती है अपना अपना पोजिशनिंग बताती है कि हम क्यों इस पे लिख रहे हैं, मेरे क्या नई चीज है। और
सावरकर, गांधी से हम लोग सब जानते हैं, गांधी वॉज the epitome of non-violent non-cooperation as a political strategy, कि हमें लड़ना है, तुम हमको एक थप्पड़ मारो, हम तुमको जवाब नहीं देंगे, हम तुमको बोलेंगे तुम हमको दूसरा थप्पड़ मारो, that kind of non-violent non-cooperation. एंड हाउ सावरकर वॉज डिफरेंट, कि तुम हमको एक थप्पड़ मारोगे, हम तुमको गोली मारेंगे, इस तरह का आइडिया. एंड बोथ आर वैलिड आइडियाज इन द सेंस कि है, इंसान का अलग अलग तरीके से सोचता है, अलग अलग तरीके से स्ट्रैटेजी बनाता है, एंड समटाइम्स इंडिपेंडेंस में वी सी कि ऑल ऑफ देम वर्क. ये नहीं है कि सिर्फ जस्ट वन पर्टिकुलर थिंग वर्क्स. तो इसीलिए वो बोलती है कि हम दो कल्चरल वर्ल्ड, दो लिंग्विस्टिक वर्ल्ड्स को डिवाइडेड हैं, हम एक साथ ला रहे हैं. तो हम बहुत एक साफ सुथरा हिस्टोरिकल नैरेटिव सावरकर के बारे में नहीं बता सकते हैं कि हाँ ये बॉक्स टिक हो गया कि वो तो एक्सट्रीमिस्ट था, ये बुक हो गया कि वो तो एंटी मुस्लिम था. तो कह रही है कि जैसे आप कलाइडोस्कोप से देखते हो, जब आप कलाइडोस्कोप को घुमाते हो तो पिक्चर भी बदल जाती है. तो कह रही है कि हम एक कलाइडोस्कोपिक व्यू ऑफ सावरकर देंगे, क्योंकि जब आप उसको दूसरे एंगल से देखोगे तो कम्प्लीटली बदल गया है, मतलब एक कांस्टेंट. और जब आप घुमाते जाओगे कलाइडोस्कोप को, तो आपको एक कंप्लीट व्यू ऑफ सावरकर आएगा. और वो कह रही है कि आप अभी तक, मतलब ज्यादातर लोग उसको बहुत नैरोली देखते हैं, बहुत सेलेक्टिवली देखते हैं. किसी के लिए वो पेट्रियोटिक नेशनलिस्ट है, किसी के लिए वो टेररिस्ट है. अम, अपने टाइम पे. बट ये कलाइडोस्कोपिक व्यू में मुझे मुझे नहीं लगता कि एक इंसान जो है वो है, उसके थॉट्स, चाहे वो जितने भी थॉट्स हों, दे एग्जिस्ट एट द सेम टाइम. आई डोंट थिंक, well, I'm not sure about the kaleidoscopic view of viewing people through a kaleidoscope. I'm not really sure whether that exists. तो हाँ, तो वो बेसिकली बोल रही है कि किसी के लिए वो पेट्रियोटिक नेशनलिस्ट था, किसी के लिए वो टेररिस्ट था, किसी के लिए वो रैडिकल था अपने कास्ट क्वेश्चन को लेके, किसी के लिए वो पंडित था, कोई हिस्टोरियन था, वो प्ले राइटर था, वो बायोग्राफर था, वो नॉवेलिस्ट था, वो पॉलिटिकल लीडर था, वो प्रोग्रेसिव लीडर था. तो ये सारे अलग अलग व्यूज हैं. एंड एक तरह से इन लोग सब में कनेक्शन भी है, बट उसके सारे आइडियाज एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, कैसे कोहेरेंट है. तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज में कि आप प्रोग्रेसिव हो, आप कास्ट के क्वेश्चन में प्रोग्रेसिव हो, आप माइनॉरिटी के क्वेश्चन में आप इतने रिग्रेसिव हो. तो बोले कि वैसे ही देखा जा सकता है कि यू कॉन्स्टेंटली कीप टर्निंग द कलाइडोस्कोप. और ये सब नहीं हो सकता जब तक कि आप उसका खुद टेक्स्ट नहीं पढ़ो. इसलिए मैं लंबा लंबा टेक्स्ट किताब में कोट करूंगी. तो बेसिकली सारे चैप्टर्स में बहुत लंबे लंबे डायरेक्ट ट्रांसलेशंस हैं, मराठी और इंग्लिश के वर्क्स के, बहुत लार्ज पैराग्राफ्स हैं. और वो एक और बात बोलती है कि जो कलाइडोस्कोप है, मैं सिर्फ सावरकर की जिंदगी और उसके काम पे नहीं उसको टर्न कर रही हूँ, बट सावरकर महाराष्ट्र में जो था रीजनल इंसान, सावरकर जो इंडिया में था जो नेशनल था, और सावरकर जो ग्लोबल है, इन तीन पर्सपेक्टिव में भी मैं आगे पीछे आते जाते रहूंगी. और मतलब क्योंकि एक इंसान को रीजनली समझना भी बहुत जरूरी है. आई थिंक बिना उसको रीजन, वो जहां से आया है, वो जिसमें लिख रहा है, उसको बिना समझे उसको उसके नेशनल पर्सनालिटी और उसके ग्लोबल पर्सनालिटी को नहीं एग्जामिन किया जा सकता. तो बताती है कि सावरकर की पोइट्री कितनी नेशनलिस्टिक और कितनी पेट्रियोटिक थी, और कितनी रीजनल हिस्ट्री में एकदम घुसी हुई थी. और विच इज ट्रू फॉर एनी पर्सन. गांधी का भी जैसे एक बहुत गुजरात से बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक था. सॉरी अगर मैं बोलती चली जा रही हूँ एंड यू थिंक कि ऑल दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, प्लीज लेट मी नो. बट आई जस्ट थॉट कि बहुत सारे लोग जुड़े हैं एंड मे बी सम ऑफ देम हैव नॉट स्टार्टेड रीडिंग द बुक. तो ये ऑथर क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है, मैं बता दूं. और फिर आप इंट्रोडक्शन छोड़ भी दो और आप अपने चैप्टर से शुरू करो. दैट कैन ऑल्सो वर्क या. तो या तो चैप्टर 1 जो है वो है कि सावरकर जो है पॉलिटिकल प्रोमिनेंस में क्यों कैसे आया, एक वो बना ही कैसे, इतना फेमस इंसान बना कैसे, और ब्रिटिशर्स ने उसे क्यों रिलीज किया. इसी तरह से चैप्टर 2 मुस्लिम क्वेश्चन को डील करता है, और चैप्टर 3 जो है कास्ट क्वेश्चन को डील करता है, और चैप्टर 4 जो है उसके पोइट्री को डील करता है.
Okay. So that's all from my side. Jazakallah khair. I would love to hear others or any comments on what all I have just spoken. Jazakallah khair, Sanya Afi. I think that was very helpful and a very thorough rundown of introduction में क्या है, and you know, even if हम लोग में से कोई नहीं शुरू किए पढ़ना या just शुरू किए पढ़ना, it gives a look into what we can expect from the entire book. तो जज़ाकल्लाह खैर from that. And एक चीज जो आपने mention किया, which I think I agree with, I mean not agree with, but just to bring it up again, क्योंकि हमको ये एक बहुत interesting point लगा कि author introduction में mention करती है कि सावरकर का कोई भी writing या कोई भी opinion was not out of place उसके context में. मतलब चाहे वो उसका caste question पे उसके writings हो या फिर general colonial timeline में उसका जो भी वो opinions express कर रहा था, they were not new and they were not novel. वो सब and I think she names quite a few दूसरे writers and nationalists वगैरह जिन्होंने same topic पे same तरीके से बात किया है. In fact, like you said, the word Hindutva was also in currency before Savarkar used it. So I think it's very interesting कि कोई भी बहुत ही ज्यादा लाइक नया और नॉवेल आइडिया या ओपिनियन के बिना भी सावरकर रोज टू सच प्रोमिनेंस, वो जिस भी रीजन से हो, बट ही डिड लाइक हमको ये लगा कि जो दूसरे लोगों का नाम ऑथर मेंशंस कि दे हैव सेड सिमिलर थिंग्स बिफोर सावरकर, उनमें से एक दो का मे बी आई वुडंट नो द नेम, बट वी वुड ऑल स्टिल नो सावरकर एज एन एंटिटी. तो हमको वो बात काफी इंटरेस्टिंग लगा कि बिना किसी necessarily revolutionary idea के सावरकर rose to such prominence. And अगर किसी ने chapter 1 पढ़ा है and they would like to share अपना takeaways from it, then please go ahead. If not, then I can do it अगर और मैं बस एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी सारा, एंड देन यू कैन yeah, sure. कंटिन्यू. Doesn't even have to मुझे be एक छोटी सी बात, आप आराम से बताइए. नहीं Yes. नहीं, इट इज छोटी सी बात होंगी. आई डोंट हैव एनी अदर थिंग टू से. हाँ, तो जैसे सानिया ने भी पॉइंट आउट किया कि मतलब कॉन्टेक्स्ट कितना जरूरी है एक चीज को समझने का. तो अब तक मेरे दिमाग में भी ये किताब पढ़ने से पहले यही आइडियाज थे कि यू नो ही वाज इस्लामोफोबिक, he had deep resentment towards Indian Muslims. And मैंने शायद कहीं briefly कहीं से सुना था या पढ़ा था about his views on caste. I still don't know what they are because I haven't read that chapter. और मैंने introduction में वो views पढ़े, पर मैं फिर से भूल गई हूँ. मैंने 2 हफ्ते पहले पढ़े थे. And I think so what I'm trying to say is that कि ये चीजें हमें नहीं याद रहती है सावरकर के बारे में. और कॉन्टेक्स्ट मतलब इसमें बहुत ये जानना जरूरी है कि जैसे महाराष्ट्र में मराठी राइटिंग्स में उन्होंने एक अलग तरीके से लिखा है. मतलब और उन्होंने अकेडमिक टेक्स्ट या ऐसे उसमें नहीं, उन्होंने ज्यादा पोएट्री प्लेस मतलब, और मुझे नहीं पता था कि वो इतने सारे उनके रोल्स थे: पोएट, प्ले राइटर, ऑथर, हिस्टोरियन एंड ऑफ कोर्स रेवोल्यूशनरी एंड ऑल दैट. सो काफी ज्यादा. एंड एंड देन ग्लोबली उनको एक अलग उससे देखा जाता है और एक नेशनल लेवल पे उन्हें एक अलग उससे देखा जाता है. तो और ये आज के टाइम पे उन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब उनके जैसे हमारे दिमाग में वही चीजें रह जाती हैं जो मोस्टली हम ट्विटर या न्यूज पे सुनते हैं या किसी और को उनके बारे में बोलते हुए सुनते हैं. तो आई मीन ऑफ कोर्स ही इज ऑल दैट, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उनका ये पॉलिटिकल बिकमिंग, ये रेवोल्यूशनरी बिकमिंग जो प्रोसेस था वो कैसे हुआ और ये किस कॉन्टेक्स्ट में इवॉल्व हुआ. जैसे हाउस अरेस्ट में भी वो थे, तो वो दोबारा अरेस्ट नहीं हुए क्योंकि ब्रिटिश ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया बिकॉज ही वाज राइटिंग एंटी मुस्लिम
things among many other texts. And kahin British, and because of the Khilafat movement and because of the larger मतलब मुसलमानों के खिलाफ जो ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी उस वक्त चल रही थी, और ब्रिटिश जो इनसिक्योर थे उस टाइम पे, मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे दुनिया भर में, तो वो देखते हुए ब्रिटिशर्स ने भी ये चीज होने दी। ये ऑथर काफी बार पॉइंट आउट करती है कि फिर उन्हें दोबारा कभी अरेस्ट नहीं किया, और उनके हाउस अरेस्ट में उन्हें बोल दिया गया था कि आप पॉलिटिकल राइटिंग्स नहीं लिख सकते हैं, बट उन्होंने जो टेक्स्ट लिखे दे वर क्वाइट रेडिकल एंड पॉलिटिकल एंड ऐसे हेट इंड्यूसिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सारी चीजें भी अ, इस ये चीज उन्होंने हाईलाइट की है, और मुझे अच्छी लगी ये चीज काफी। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आई थिंक हमको भी इतना डिटेल में उनके लाइक अपार्ट फ्रॉम द सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट टैग जो सावरकर को दिया जाता है फॉर वैलिड रीजंस ऑफ कोर्स, बट उसके अलावा उनका स्पेशली जो ऑथर काफी एम्फसाइज करती हैं कि पोएट्री एंड पोएटिक राइटिंग उनका काफी ज्यादा फीचर करता है हर इन एवरीथिंग ही राइट्स, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स I was quite unaware of. So it is nice to engage with whether or not you agree or disagree, and of course all of that. But if you're engaging with an individual or historical personality, उसके बारे में इतने डिटेल में पता होना gives you context also. So that is quite nice. Yes. Does anyone else want to share कुछ भी, अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा है या कुछ भी पढ़ा है? हमने भी उर्दू में एक किताब पढ़ी थी, मगर वो सावरकर और हिंदुत्वा पढ़ी थी। तो मगर ये जो बुक तुम लोग बता रही हो, ये हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी लग रही है, और इससे उनकी थोड़ी पर्सनालिटी पे भी रोशनी पड़ रही है। इसका आप कौन सा बुक पढ़ी थी? क्या ये सेम बुक था या एक दूसरा? अलग था, अच्छा, अलग था। जी जी। सावरकर और हिंदुत्वा, तो मेन असल में हिंदुत्वा बस वही एक चीज पे पढ़ा था। तो इस तरह का जो ये इसका अभी इस बुक से जो पता चल रहा है, ये थोड़ा अलग है। जी, इस बुक का आई थिंक यही एक हमको एक क्वालिटी समझ में आया कि इस किताब में हर एस्पेक्ट को लेकर चल रही है ऑथर, मतलब सावरकर का ओपिनियंस, बट ऑल्सो उसका कॉन्टेक्स्ट और लाइफ हिस्ट्री वगैरह वो सब इतने अच्छे से एक्सप्लेन करिए कि इंसान को सावरकर का सिर्फ थॉट्स और ओपिनियन नहीं, बट उसका पूरा सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड और लाइफ हिस्ट्री भी समझ में आए कि वो क्यों जिस तरीके का उसका पॉलिटिकल और पर्सनल ट्रेजेक्टरी रहा, वो ऐसा क्यों था। तो चैप्टर 1 में तो फिर हम चैप्टर 1 आई जस्ट स्टार्ट एक ब्रीफ समरी के साथ, और if anyone wants to share बीच में also please feel free to interrupt me. I don't mind. Chapter 1 में author is taking Savarkar as an anti-colonial revolutionary, which is quite interesting, and जैसा कि हम लोग ऑलरेडी बात करते आ रहे हैं कि वो उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में सावरकर को मतलब टेररिस्ट या रेवोल्यूशनरी का ही टैग दिया जाएगा, बट नॉट इन अ सॉर्ट ऑफ जिस तरीके से हम लोग अभी बोलते हैं उस तरीके से नहीं, rather similar to other people who were talking about the freedom struggle and India का independence and things like that. तो इस चैप्टर में हमको एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि जो ऑथर है वो सीधे सावरकर के बर्थ या उसके पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी से नहीं शुरुआत कर रही है अपने इस चैप्टर का। वो थोड़ा बैकग्राउंड सेटिंग के तौर पे हम लोग 1857 से इस चैप्टर में शुरुआत कर रहे हैं कि 1857 का जो रिबेलियन था उसका एक ब्रीफ सॉर्ट ऑफ
रन डाउन कि उसमें हुआ क्या था, क्यों हुआ था, जैसा कि हम लोग स्कूल में भी आई थिंक पढ़े हैं, बट नॉट ऑब्वियसली नॉट उतने डिटेल में, बट वो रिबेलियन एंड उसका रेपरकशंस क्या था। तो द ऑथर मेंशंस कि एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ द रेबेलियन वाज ब्रिटिश सर्वेलेंस को बहुत ज्यादा अहमियत दिया गया था 1857 के बाद, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ब्रिटिश सर्वेलेंस वाज इम्पोर्टेंट इन लाइक नजर रखने के लिए पूरे इंडियन पॉपुलेशन पे। तो इसमें वो एक चीज मेंशन भी करती हैं कि दिस एट दिस पॉइंट इट वाज नॉट कि इंडियन मुस्लिम्स पे नजर रखना है या इंडियन हिंदूज पे नजर रखना है। वो रिबेलियन ऐसा था ही कि उसमें सब कोई का हाथ था थोड़ा बहुत। तो कोई भी ग्रुप से या कोई भी सेक्ट से अगर ऐसे लोग थे जो लोग इंडियन फ्रीडम या फिर अगेंस्ट द ब्रिटिश बात कर रहे थे, उन सब पे नजर रखा जा रहा था। एंड वन ऑफ देम वाज सावरकर आल्सो। तो सावरकर का शुरू के वर्क्स में एंड नॉट जस्ट उसके राइटिंग में बट उसके एक्शंस के थ्रू भी, जैसे इंट्रोडक्शन के में ही सानिया आपी वाज मेंशनिंग कि ही वाज अरेस्टेड एंड वो ब्रिटेन से वापस आते वक्त वो जैसे एस्केप करने का कोशिश किया था। तो ऑल ऑफ दैट वो उसको शुरू से ही ब्रिटिश सर्वेलेंस में ही वाज अंडर लाइक ही वाज क्वाइट द सेंटर ऑफ अटेंशन उनके लिए। एंड द ऑथर मेंशंस कॉन्टेक्स्ट के तौर पे कि इंग्लैंड का थोड़ा इनसिक्योर लाइक इंग्लिश कंट्रोल ओवर इंडिया में थोड़ा इनसिक्योरिटी था इन द सेंस दैट उस वक्त रशिया, टर्की और यूके का ब्रिटेन का थोड़ा इश्यूज चल रहा था। तो द इशू इज कि रशिया और टर्की का there were conflicts and ब्रिटेन जिस तरफ भी जाए, ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि इधर वे उनको मुस्लिम्स का जो फेथ है इन द ब्रिटिश रूल वो लोग खो ही देंगे, क्योंकि अगर रशिया हार जाए अगेंस्ट टर्की देन ये सवाल उठेगा कि ब्रिटेन ने टर्की को क्यों सपोर्ट नहीं किया, इन द सेंस कि वो एक मुस्लिम वर्ल्ड का इम्पोर्टेंट लीडरशिप का सिचुएट किया हुआ जगह आप सोच लीजिए। एंड द अदर थिंग वाज कि अगर they did like if Britain did support Turkey and then वो रशिया से हार गया तो फिर ब्रिटेन का पूरा पावर इन इंडिया ही क्वेश्चन किया जाएगा कि ब्रिटेन से भी ज्यादा पावरफुल कोई और है जो कि होगा रशिया। एंड अगर वैसा उस तरीके से देखा गया तो देयर इज अ लेटर आल्सो दैट द ऑथर कोट्स की कोई ब्रिटिश ऑफिशियल लिख रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इंडिया में लोगों का जो पूरा इम्प्रेशन है ब्रिटिश एम्पायर का कि उनको कोई हरा नहीं सकता और वो बहुत पावरफुल हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, वो पूरा इम्प्रेशन वो इल्यूजन ही टूट जाएगा। एंड अगर ऐसा हुआ तो ऑफ कोर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश बात करना शुरू होगा, एक्शन शुरू होगा। तो ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया वाज एक बहुत इनसिक्योर पोजिशन में एट द मोमेंट। फिर वहां से ऑथर सावरकर के बचपन से फिर शुरू करते हैं कि उसका कॉन्टेक्स्ट जैसा इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया, लीडिंग फ्रॉम दैट कि वो शुरू से ही बहुत पेट्रियोटिक पोइट्री लिखते थे इन हिज टीन इयर्स आल्सो। एंड बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस फ्रॉम अ वेरी यंग एज उनका प्रैक्टिकली पूरा जिंदगी अंडर ब्रिटिश सर्वेलेंस, नॉट ब्रिटिश बट अंडर सर्वेलेंस ही काटा गया, क्योंकि शुरू में ही वाज अंडर ब्रिटिश सर्वेलेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस because of the role or the suspected role that he played in Gandhi's assassination, उनको इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पुलिस का सर्वेलेंस भी यू नो एक्सपीरियंस करना पड़ा until the end। तो he says कि 1911 में सावरकर was sent to अंडमान आइलैंड्स क्योंकि सेडिशन के लिए he was charged and 2 लाइफ सेंटेंसेस उनको दिए गए थे। तो वहां पहुंचते के साथ ही ये चीज आई थिंक पॉपुलर डायलॉग्स में भी काफी हम लोग सुनते हैं कि वो बहुत अपील्स लिखते थे द ब्रिटिश को, बट इंटरेस्टिंगली उनका राइटिंग वगैरह का सॉर्ट ऑफ सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ, यू कुड से, and his focus turned towards writing about a lot of things including the Muslim question।
उनका रिलीज जो था वो भी काफी release from prison was also काफी contested because there were people in the colonial government who superiors who did not necessarily want कि सावरकर को रिलीज किया जाए या फिर उसको वापस से लिखने का परमिशन दिया जाए, but it still happened and the author says कि at this point ये क्लियर नहीं है कि whether or not the British colonial government did this जानबूझ के, but इसका रिजल्ट यही हुआ कि कुछ हद तक सावरकर became माउथ पीस फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो जिस तरह का लिखते थे उसके बाद वो एक लाइक डिसकंटेंट इन सोसाइटी सॉर्ट ऑफ सो करना यू कुड से, बट ईदर वे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को क्वेश्चन करता था उनका वर्क्स which helped the British in the long run. एंड इस चैप्टर में एक बहुत थरली एक्सप्लेन्ड है कि ब्रिटिश सर्वेलेंस कितना डीप रूटेड था, मतलब इंडियन सोसाइटी में किस हद तक और किस किस रीजन से लोगों को अंडर सर्वेलेंस प्लेस किया जाता था। तो अगर तुम ब्रिटिश के खिलाफ कुछ बोल रहे हो या फिर कोई रूमर्स उनके अगेंस्ट स्टार्ट किया हो या फिर आर्म्स एंड अम्यूनिशन में इलिसिट ट्रेड हो, इलीगल ट्रेड हो, वो उस टाइप के एक्शंस, इवन समथिंग एज सिंपल एज इंडिकेशन ऑफ ये हम किताब से एक कोट पढ़ेंगे कि इंडिकेशन ऑफ डिस्ट्रेस और एंटिसिपेशन ऑफ फैमिन, स्कैर्सिटी ऑफ फूड एंड वाटर फॉर मैन और बीस्ट, इस पे भी अगर यू लाइक पॉइंट टुवर्ड्स इट या उसके बारे में आप बात करें, इवन दैट कुड कम अंडर सेडिशन। तो बेसिकली एनीथिंग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बुरे लाइट में दिखाता हो वुड काउंट एज सेडिशन। एंड इस चैप्टर में एक और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था जिसमें ऑथर टॉक्स अबाउट एक लॉर्ड मकॉले का फेमस स्टेटमेंट, जिसमें लॉर्ड मकॉले से कि इंडिया में ये चीज हम लोग को लाइक इन जनरल भी पता है कि कोट एंड कोट सिविलाइजिंग द इंडियन पॉपुलेशन, उसका उस पे जो एम्फोसिस था ये कि एक मिडिल क्लास को क्रिएट करना जो कि ब्रिटिश वैल्यूज, ब्रिटिश आइडियल्स और ब्रिटिश फॉर्म ऑफ एजुकेशन को फॉलो करे, वो इंडियन हो एट इट्स रूट, बट उनका तौर तरीका बोलने का और उठने बैठने का तरीका बहुत ब्रिटिश हो, ताकि एक मिडिल क्लास क्रिएट हो जो हेल्प करे ब्रिटिश को रेस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। तो लॉर्ड मकॉले सेज कि इसका पहला जनरेशन ऑफ दिस मिडिल क्लास वो सच दैट वो ब्रिटिशर्स को हेल्प किया, बट उसका सेकेंड जनरेशन जो था वो फर्स्ट जनरेशन की तरह ही ब्रिटेन से पढ़ के आए, उधर जाके लाइक इंटरैक्ट करे ब्रिटिश सोसाइटी के साथ, बट जब वो वापस आए तो वो रेडिकलाइज होकर वापस आए, मतलब वो ब्रिटेन से ही, ब्रिटेन के इंस्टीट्यूशंस में ही ऐसे तरीके का एजुकेशन और ऐसे लोगों से उनका इंटरेक्शन हुआ कि दे केम बैक विद, जैसा कि शुरू में भी आई मेंशन कि दुनिया में जहां जहां भी रेवोल्यूशनरी थॉट्स हैं उन सारे राइटर्स और पॉलिटिशियंस का ओपिनियंस लेकर वापस आए, सो दैट व्हेन दे केम बैक टू इंडिया दे वर कीन ऑन opposing the British, interestingly. तो अभी तक हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिस्कस किए हैं। ऑथर मेंशन करती हैं एक फ्रेज ग्लोबल इस्लाम एंड द फियर ऑफ ग्लोबल इस्लाम, विच आई डोंट नो, लाइक इन पासिंग आई एम श्योर कहीं ना कहीं इसके बारे में आई वुड हैव रेड या seen it mentioned, बट ऐसे डिटेल में इसका मेंशन हम कभी नहीं सुने थे कि ब्रिटिशर्स के अंदर ये लाइक एक इशू, दे सॉ दिस एज एन इशू कि इस्लाम का एक बहुत ग्लोबल यूनिटी था एट दैट पॉइंट, इन द सेंस कि वो लोग जो हम लोग का खिलाफत का सिस्टम था वो डिसमेंटल हो रहा था उस टाइम, बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट दे सॉ द मुस्लिम्स एज having
a specific identity of their own, जो कि अभी भी we see it as an issue in like popular discussions, right? कि nationalism से उसको like sort of contradict करता है, ऐसा बहुत कोई feel करते हैं कि you should only have sentiments like patriotic sentiments for the nation and nothing beyond it. And ये सावरकर का भी एक बहुत मेजर ग्राइप था विद द मुस्लिम्स, लाइक उसका एक इशू जो वो एक्सप्रेस करते हैं अपने राइटिंग्स में इज दैट मुस्लिम्स कैनॉट बी सीन एज डिपेंडेबल और यू नो ट्रस्टवर्दी, बिकॉज उनको इंडिया और इंडिया की फ्रीडम के आप बाहर भी दूसरा इंटरेस्ट है। तो ये ब्रिटिशर्स का भी एक फियर था, और इसके आई थिंक द ऑथर एट सम पॉइंट hints ki that could have been a reason why Savarkar was not very strictly stopped from writing what he wrote. And then we can come to the next chapter, agar no one else has anything to add. Am I audible to everyone, by the way? मेरा आवाज आप लोगों को आ रहा है क्या? हाँ हाँ, आवाज आ रही है सारा। मेरी बच्ची रो रही है इसलिए मैं जब हूँ। ओ नहीं नहीं, ठीक है, ग्रेट। और अगर किसी को कुछ बोलना है और वो लाइक अनम्यूट करके नहीं बोलना चाहते तो आप प्लीज चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, एंड हम लोग लाइक वी कैन टेक दैट इनटू अकाउंट एज वेल। So, chapter 2 is Savarkar and the Muslim question, which is, I think, a very like that is mostly what we discuss when we talk about Savarkar in general. तो हमको इस chapter से like I've made a few notes, but it is very interesting कि हमको ये चैप्टर पढ़ के ये लगा कि जब अपार्ट फ्रॉम दिस बुक, इस बुक के अलावा जहाँ भी हम सावरकर के बारे में या सावरकर से रिलेटेड कुछ पढ़े हैं, हमको यही मटेरियल पढ़ने को मिला है, एंड नॉट सो दैट मेड मी अप्रिशिएट कि ऑथर हैज पुट फोर्थ लाइक हिज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, और सावरकर का डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन डिफरेंट इश्यूज, एंड द फोकस इज ऑन the Muslim question, sure, but also उसके beyond भी और भी बहुत कुछ है about Savarkar that should be discussed and taken into account. तो again in general just the same thing कि वो non-biased way of writing, yes, but so इस chapter में the author mentions कि सावरकर का ओपिनियन ऑन मुस्लिम्स, बट बिफोर दैट एक बहुत काफी लेंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें खिलाफत मूवमेंट का काफी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और कंटेक्चुअलाइजेशन है। ये पोर्शन आई मस्ट एडमिट हमको थोड़ा डिफिकल्ट लगा पढ़ने में, जस्ट बिकॉज देयर वाज लाइक मतलब बहुत कुछ था फॉलो करने के लिए इस चैप्टर में, और वो एक बहुत थरो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड सेट कर देती हैं, विच आई अप्रिशिएटेड अ लॉट, बिकॉज हमको ये चैप्टर पढ़ के लगा कि ये सारा डिटेल्स अबाउट द खिलाफत मूवमेंट में भी अपार्ट फ्रॉम जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़े हों, हम इसको इतने डिटेल में नहीं पढ़े हैं। तो या सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट को सेट करते हुए इस चैप्टर से ऑथर puts in Gandhi also as like a parallel to Savarkar, कि सावरकर जिस वक्त जो लिख रहा था उस वक्त उनका बहुत सारा राइटिंग्स वर डायलॉग्स विथ गांधी का राइटिंग्स, तो उसका क्रिटिसिज्म या फिर इंटरैक्टिंग विद गांधी का राइटिंग्स एंड हिज पॉलिटिकल यू नो स्टांस, उस तरीके से सावरकर का काफी राइटिंग्स भी रेलेवेंट था। एंड सो ही सेज, तो शी सेज दैट मेरे साथ भी यही हो रहा है कि आई कीप फॉरगेटिंग दैट द ऑथर इज अ वुमन, बट
So she says कि गांधी का experience in South Africa made her very convinced कि इंडिया में जो भी political engagement होना है वो मुस्लिम्स इंडियन मुस्लिम्स को एक्सक्लूड करके नहीं हो सकता, even if they are a minority. उनको हर पॉलिटिकल मूवमेंट और डायलॉग में बहुत क्लियरली इंक्लूड करना पड़ेगा, विच आई थिंक मेक सेंस ऑल्सो बिकॉज ऑफ जस्ट लाइक अगर एक कंट्री है और उसका पॉपुलेशन है तो उसमें अगर सब लोग ही किसी मूवमेंट में इन्वॉल्व है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बनेगा अगेंस्ट एन ऑप्रेसर या अ कॉलोनाइजर. तो सावरकर के बारे में ऑथर सेज कि बाय द टाइम सावरकर जेल से ही रिटर्न्स he is faced with a very different context compared to जब उनको जेल में डाला गया था, क्योंकि अब जब वो सावरकर has come back to society, इस वक्त तक गांधी का काफी सिग्निफिकेंस आ चुका है एंड वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड उनका नॉन वायलेंट ओपिनियंस एंड पर्सपेक्टिव जो है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को काफी टाइम से कलर कर चुका है. तो बाय द टाइम सावरकर कम्स बैक इट इज वो नॉन वायलेंट ट्रेन ऑफ थॉट जो है वो बहुत पॉपुलराइज हो चुका है ऑलरेडी. तो ही इज फेस्ड विद अ वेरी डिफरेंट इंडिया कंपेयर टू जब वो he was sent to prison in many ways. तो तो इस टाइम पे ऑथर सेज कि violent revolutionaries were no longer held in high regard because Gandhi had succeeded in enshrining non-violent resistance as the primary tactic of the nationalist movement. तो सावरकर का और उसके contemporaries का जो opinions था of enshrining violent practices, which like again it makes sense. किसी भी colonial entity को oppose करने के लिए and we have read this in other colonial works as well कि उसको काउंटर करने के लिए you have to maybe resort to violence sometimes या फिर सिर्फ डायलॉग से बात नहीं बनता. So those were opinions that Savarkar had and उनके contemporaries का भी ऐसा opinion था. But अब जब गांधी has become the face of the freedom struggle, all of these opinions have been sidelined and वो एक बहुत ही ज्यादा non-violent stream of thought को अभी prioritize किया जा रहा था इस context में. And then author goes on to explain खिलाफत movement, खिलाफत का पूरा context जो कि काफी like I said thorough है. तो she says कि तो as I was saying कि खिलाफत had always been an institution जिसको the Muslims all over the world we all know this, had looked to एक यूनिफाइंग एंटिटी के तरह समझ लीजिए कि उसको कंसिडर किया जाता था फॉर गुड रीजन टू. एंड तो इंडियन मुस्लिम्स को भी इन इंडिया लाइक दे वर वेरी इन्वेस्टेड इन इट इन द सेंस दैट वो एक मुस्लिम आइडेंटिटी का पार्ट था इन मेनी वेज. एंड वो अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन इतने टाइम से चले आ रहा है तो उसको अगर अबॉलिश किया जाए, उसको अगर खत्म कर दिया जाए तो वो एक सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी बन ही जाता है. तो ऑथर इज ऑल्सो सेइंग वही कि खिलाफत का अबॉलिश होने का जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो रहा था दैट बिकेम एन इनसिक्योरिटी फॉर इंडियन मुस्लिम्स ऑल्सो, मोर सो क्योंकि इंडिया में even when it was a like pre-partition India, Muslims were still a minority. And जब freedom struggle का बात हो रहा है तो इस बात का भी conversations हो रहा है कि if the British leave the subcontinent तो who is going to come into power या in general किस तरीके का government बनेगा. and वो conversations फिर भी थोड़े future में आते हैं 1940s में I guess, but the basic premise is वही. तो Indian Muslims were very invested in it for these reasons कि एक Muslim identity का sort of indication था वो in many ways. and तो सावरकर and other Indian freedom struggle के writers and thinkers, they were all, particularly so Savarkar, very invested in this because उनको लगता था, especially Savarkar, he writes also कि this is a problem
Muslims ka investment in the Khilafat movement, and not only Muslims but Savarkar also critiques Gandhi and Gandhi ka support for the Khilafat movement, because Gandhi had always maintained this position ki Indian Muslims ko like एलियनेट नहीं करना है एंड उनके कॉजेस को भी सपोर्ट करना है, सो दैट इट इज अ दो तरफा रिलेशन की अगर इंडियन मुस्लिम्स के कॉजेस को सपोर्ट किया जाए और उनके साथ सिंपथाइज किया जाए, देन एक यूनिटी सॉर्ट ऑफ मेंटेन रहे इन मेनी वेज, एंड इट विल मेक इंडियन मुस्लिम्स feel more welcome also in conversations about opposing the British colonial government as a united front. So Savarkar critiques the Khilafat movement and Gandhi's support for it. दोनों को he says कि he says a lot of things, but the crux of it is कि the Khilafat movement के लिए जो support Indian Muslims express कर रहे हैं, it makes them untrustworthy in the sense that Savarkar believes कि इंडिया में रह के इंडिया के लोगों का प्राइमरी फोकस होना चाहिए उनका खुद का गवर्नमेंट और उनका खुद का सपोर्ट या गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उनका जो भी लाइक पोजीशन हो, दैट political position should be the priority for them, which he said he believed was not the case for Indian Muslims. तो Indian Muslims का interest beyond India का borders were concerning to him. And इसके relation में he critiques Gandhi also, और बहुत सारी चीजों के लिए भी he has criticisms for Gandhi, but this is one of the major things where he says कि he's trying to like let's say appease the Muslims too much. Yeah, so by the end of this chapter, I think author sort of sums up by saying कि Khilafat movement in general, and also apart from the Khilafat movement, Savarkar had a lot of other general opinions about Indian Muslims that he expressed, and all of these were very stereotypical in many ways. I think इसके बारे में we had also had a conversation in the group chat कि Savarkar, author also says कि Savarkar never wrote like completely fact को छोड़ के, उनके writings में he used to take factual incidents वगैरह, like if there were any crimes or something that happened, he would use them, but फिर वो उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर वो लिखता था कि उसमें से फैक्ट बहुत मे बी नॉट ऑल ऑफ इट वाज फैक्चुअल, तो उसमें बहुत कुछ ऐड करके एक स्टीरियोटाइप को प्रमोट करने के लिए. तो द जनरल स्टीरियोटाइप्स दैट केम थ्रू फ्रॉम हिज राइटिंग्स, वी आर ऑल वेरी फेमिलियर विद देम. यही कि Muslims as very animalistic and oppressive group of people जिनका बहुत violent tendencies हो. तो वो ये करता था कि author mentions another writer around the same time, उनका नाम हम भूल रहे हैं, but he says कि that other writer used to write of crimes against women in general, which Savarkar also did. And Savarkar का writing and उनके writing में बहुत फर्क था, in the sense that Savarkar specific incidents को ऐसे pick करते थे जिसमें क्राइम कमिट करने वाला कोई मुसलमान हो, या फिर उसको एक ऐसे तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि हिंदू वुमेन के सेफ्टी का क्वेश्चन बन जाए वो. But the other writer would always do it in a more critical and engaging way कि in general women के against crimes जो है उसको different lens से engage करना उसके साथ. But सावरकर का writings में the lack of 100% factual writing made it so कि वो सारे stereotypes बहुत ज़्यादा perpetuate होते थे against Muslims. And Muslims were sort of, according to the author, ever present in his writings. चाहे वो caste reform के बारे में लिखे, वो history का, because Savarkar also believed
like many other reformists of the time, कि एक हिस्ट्री का राइटिंग ऐसे तरीके से होना चाहिए जिसमें मुस्लिम आउटसाइडर्स या फिर कॉलोनियल ब्रिटिश आउटसाइडर्स का नैरेटिव ना हो, वो एक इंडिजिनस नैरेटिव निकले. बट इवन all of these writings में it was a very stereotypical portrayal of Muslims always. So they were shown like they were एक caricaturized image of Muslims as always inherently violent and monstrous, जो कि उनका वो ऐसा देख लीजिए कि वो एक जेनेटिक कमी हो कुछ मुस्लिम्स में, कुछ एक बहुत ही इंट्रिंसिक हो मुस्लिम्स में, जिसकी वजह से वो कमतर है या फिर वायलेंट है और बहुत इंसानियत से दूर हैं इन मेनी वेज. इस तरीके का राइटिंग उनका. एंड वो सावरकर का एक और बहुत स्पेसिफिक वे ऑफ राइटिंग था कि वो किसी भी उनके टाइम के कंटेम्पररी इवेंट को के बारे में भी अगर लिख रहे हैं तो ही विल एसोसिएट इट विथ हिस्टोरिकल इवेंट्स. तो अगर वो 1940s में भी कुछ एक स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में लिख रहे हैं, वो somehow gets connected to even the 1100s का महमूद गजनी का अटैक ऑन इंडिया and things like that. I mean, just generally dating back Muslim cases of Muslims का criminal acts such that वो उसको एक character trait की तरह एक्सप्रेस किया जाए उनके राइटिंग में कि मुस्लिम्स हमेशा ही इस तरीके से बिहेव करते हैं या उनका एक कुछ एजेंडा है एज अ कलेक्टिव, समथिंग लाइक दैट. तो दिस चैप्टर डेल्ट विद द मुस्लिम क्वेश्चन एंड इसके आगे का चैप्टर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कम टुगेदर एंड वी रेड अ बिट मोर, वी कैन ऑल मे बी साथ में डिस्कस इट एंड एंगेज विद इट मोर क्रिटिकली. सारा तुमने बहुत ही ब्यूटीफुली समराइज कर दिया है एंड वेरी मतलब मुझे तो बहुत मजा आया सुन के. एंड हाउ दीज थिंग्स आर सो टेलिंग, गांधी एंड सावरकर का डिफरेंसेस ऑन द खिलाफत मूवमेंट एंड द टर्न इट टेक्स. मुझे लग रहा है आज इवन टिल नाउ दे आर डिसएग्रीइंग ऑन द सेम क्वेश्चन, दोनों के फॉलोअर्स. Thank you for doing it so beautifully. जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू. एंड आई होप कि ये बहुत ज्यादा ऐसा ना लगा हो कि सिर्फ हम ही बात किए जा रहे हैं. बट अगर इफ एनीवन वांट्स टू ऐड एनीथिंग, कुछ भी हो, अग्री डिसएग्री, कोई भी पॉइंट ओपिनियन एक्सप्रेस करना हो, प्लीज फील फ्री टू डू सो अभी. एंड अगर इफ नॉट नाउ, हम लोग इंशाल्लाह इस कॉन्वर्सेशन को ग्रुप चैट में वी कैन कीप दिस अलाइव एंड गो फॉरवर्ड विद इट. जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएं, वी कैन share our own thoughts and ideas.